गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 12। आपका आज का टॉपिक है बेटा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, देखिए अब आप वेव्स थ्योरी के अंदर एंट्री कर चुके हैं। वेव्स से रिलेटेड आपको फिनोमेना याद होने चाहिए। अब मैं थोड़ा आपको 11वीं क्लास की ओर लेके चलता हूं, तब जाके आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। क्लियर? तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन करते हैं वेव का। इसको डिस्क्राइब करते हैं बेटा, वेव्स को डिस्क्राइब करते हैं। देखिए यहां पे आपको एक वेव बना के दी गई है, तो ये पर्टिकुलर वेव है। ठीक है, इस वेव को बात करते हैं कि ये प्रोपेगेशन डायरेक्शन रखती है इस डायरेक्शन में, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो वाई डायरेक्शन में काउंट होता है। क्लियर? लेट मी स्टार्ट ऑफ द ओरिजिन पॉइंट, तो ये 0 से स्टार्ट होगा। यहां से लेकर इस टर्मिनल पर ये t/2 होगा, और यहां से लेकर इस टर्मिनल पे कैपिटल T होगा। ओके, यहां से लेकर यहां तक जो फंक्शन है वो a फंक्शन होगा, और यहां से लेकर यहां तक जो भी फंक्शन है वो a फंक्शन होगा। क्लियर? अब देखिए वेव्स बेसिकली क्या होता है। वेव्स को अगर डिस्क्राइब करें तो वेव्स सिंपली वे में बात करें तो एक डिस्टरबेंस है। आपने देखा होगा कुएं वगैरह के अंदर एक नॉर्मल वाटर लेयर होती है, तो ये वाटर लेयर क्या होती है? सिंपली कांस्टेंट है। ठीक है, ये वाटर की एक लेयर मैंने ड्रॉ करी है, जिसको आप ऊपर से देखने पर आपको एक फ्लैट दिखाई देती है, मतलब कांस्टेंट दिखाई देती है। अब जैसे ही आपने इसमें कुछ डाला, आपने क्या किया? उस वाटर लेयर को डिस्टर्ब कर दिया। क्लियर? और जब वाटर लेयर डिस्टर्ब हो गई तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? यहां पे पल्स जनरेट हो जाएगी। क्या जनरेट हो जाएगी बेटा? यहां पे पल्स जनरेट हो जाएगी। सबसे बेस्ट एग्जांपल है, आप बाथरूम वगैरह में बाल्टी में पानी भरिए। ठीक है, बाल्टी में पानी भरने के बाद उसको स्टिल कांस्टेंट होने दीजिए। कांस्टेंट होने के बाद आप उसमें हल्का सा छोटा सा कंकर वगैरह डालिए मिड सेंटर पे, उसके चारों ओर बाउंड्री लाइन की ओर, बाउंड्री लाइन की ओर क्या हो जाएगा? वेव जनरेट हो जाएगी। तो बेसिकली अ वेव इज अ डिस्टरबेंस। मैंने यहां पे एक वेव डिस्क्राइब कर दी। देखिए आप, कौन सी वेव है ये? प्रोपेगेशन वेव। वेव ऑन वाटर सरफेस। क्या है बेटा? ये वेव ऑन वाटर सरफेस। That is best description of the wave, because wave is belongs to the disturbance. इसे हिंदी में बोलते हैं विक्षोभ। क्या बोलते हैं बेटा? विक्षोभ। ओके, देखिए अब एम्पलीट्यूड को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखिए y डायरेक्शन में मैंने क्या दिया है? वेव्स का डिस्प्लेसमेंट दिया है। क्या दिया है? y डायरेक्शन में वेव्स का डिस्प्लेसमेंट दिया है। अब यहां से यहां तक के बीच में बात करें, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, और जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसे एम्पलीट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं बेटा? एम्पलीट्यूड। ध्यान से समझना, यह तभी समझ में आएगा आपको जब आप इसे अच्छे से रोल आउट करोगे। प्लस 11th क्लास की अगर कॉपी हो तो उसको खोल लेना आज ही। जैसे मान लो साइनसॉइडल फंक्शन है, तो आप इसे क्या यूज करेंगे? साइन। बिकॉज आपके सामने जो वेव मैंने ड्रॉ करी है वो फंक्शन ऑफ साइन है। टी समय में यह पूरा होता है, इसलिए इसको बोलेंगे ओमेगा टी। क्लियर? तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? y बराबर a sin ओमेगा t। क्या इक्वेशन हो जाएगी? इक्वेशन ऑफ वेव इज डिस्क्राइब्ड हियर, y is equal to a sin omega t. That is the most important thing regarding to the wave.
अब वेव फिनोमेना में मैंने आपको ये बताया है कि डॉपलर इफेक्ट कैन बी डिस्क्राइब फॉर द साउंड वेव, फॉर द लाइट वेव। इसका मतलब वेव्स, आप साउंड वेव की बात करेंगे तो वेव वहां भी डिस्क्राइब होगी, आप लाइट वेव की बात करेंगे तो वेव वहां भी डिस्क्राइब होगी। 11th क्लास में जो भी कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया गया है वो रिगार्डिंग टू साउंड वेव पढ़ाया गया है। आज ही वेव चैप्टर की कॉपी ओपन कर लेना, थोड़ा बहुत देखना। इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स वहां भी है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव यहां भी है, ठीक है, क्योंकि जहां सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल आ चुका है वहां इंटरफेरेंस डेफिनेटली आएगा। अभी थोड़ी देर बाद मैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव को एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अब इसमें दो कॉन्सेप्ट है कि सर यहां पर जो फेज गिवन है, दिस फेज इज डिस्क्राइब टू द ओमेगा टी, इनिशियल फेज की बात करते हैं इसको। फेज बोले तो एंगल, क्या होता है फेज? एंगल होता है। देखिए आपको अच्छी तरह पता है जो डिस्क्रिप्शन अबाउट द सर्कुलेटरी मोशन, अब कोई पार्टिकल ए से बी तक गया, ए से बी तक गया तो दैट इज आर्क ए बी, और ये रेडियस क्या हो गई? आर हो गई, और ये हो गया 0। डिस्क्राइबिंग ऑन द थीटा एंगल, डिस्क्राइबिंग ऑन द थीटा एंगल। नाउ व्हाट शुड बी वी कैन डिफाइन द एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड क्या होगी बेटा? ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी। नाउ डिस्क्रिप्शन ऑफ थीटा is equal to omega t, that is called as phase। क्या कहलाता है बताइए? फेज कहलाता है। और फेज क्या होता है? थीटा होता है। क्लियर? अब इसको ऐसे समझिए आप, माना कि मैंने नंबर ऑफ 3 स्टूडेंट लिए। कितने स्टूडेंट लिए? नंबर ऑफ 3 कैंडिडेट, which can be described in the order of circulatory motions with an initial and final time interval। अब कुछ टाइम इंटरवल लेते हुए अब उनको क्या करेंगे बेटा? रोटेटरी मोशन में करते हैं। देखिए एक्सप्लेनेशन अबाउट द सर्कुलेटरी मोशन ऑन बिहाफ ऑफ द टाइम इंटरवल वी कैन डिस्क्राइब द नंबर ऑफ 3 कैंडिडेट। फर्स्ट कैंडिडेट यहां है, सेकंड कैंडिडेट 0 से स्टार्ट हो रहा है, और थर्ड कैंडिडेट यहां है। तो ये यहां का जो कैंडिडेट है वो तो हो जाएगा -5 में, और यहां का जो कैंडिडेट है वो हो जाएगा +5 में। मानते हो? क्योंकि 0 प्लस थीटा तो वो 0 + 5 में काउंट होगा, 0 - 5 -5 में काउंट होगा। तीनों का मैंने रोटेट करना शुरू किया, तीनों ही अपनी पोजीशन को रिलोकेट करते हैं। बताइए पहले जो डिस्क्रिप्शन आ रहा था वो डिस्क्रिप्शन आ रहा है बेटा y बराबर a sin ओमेगा t। कौन सा डिस्क्रिप्शन आ रहा है? y बराबर a sin ओमेगा t। तो 4 सेकेंड पार्टिकल y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t डिस्क्राइब होगा, क्योंकि यहां पे सेकेंड पार्टिकल है जो 0 से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब वेव यहां से स्टार्ट है, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्टिकल है, एक पार्टिकल होगा y बराबर a sin ओमेगा t प्लस 5 एंड सेकेंड पार्टिकल हो जाएगा a sin ओमेगा t माइनस 5। क्लियर दैट? तो फॉर सेकेंड पार्टिकल y बराबर a sin ओमेगा t। क्लियर? अब इसमें अगर मैं t बराबर 0 पुट करता हूं तो sin थीटा की वैल्यू क्या होगी बेटा? 0 हो गई। ध्यान से समझ लेना, सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल में जाने से पहले मैं वेव थ्योरी पढ़ा रहा हूं, एक्सप्लेनेशन अबाउट द रिगार्डिंग टू द 11th क्लास। क्लियर? आपको भी घर पे 11th क्लास की कॉपी खोल के देखनी है, चैप्टर नंबर 14 या 15 है वेव्स, उसको डिस्क्राइब करना है पहले दिमाग में। तो ये t बराबर 0 पुट करते ही y बराबर क्या हो गया? 0 हो गया। इन कहने का मतलब क्या हो गया? पार्टिकल कहां था? 0 डिग्री पे था। पुट t बराबर 0, t बराबर 0 पुट करते हैं, साइन में क्या आएगा? प्लस का 5 आएगा। इसका मतलब ये किसके लिए है? फॉर थर्ड पार्टिकल। किसके लिए बेटा? फॉर थर्ड पार्टिकल। और ये किसके लिए है? फॉर फर्स्ट पार्टिकल।
क्लियर? अगर मैं t बराबर 0 पुट करूंगा तो ये माइनस साइन फाई देगा और ये प्लस का साइन फाई देगा। ओके, अब इंटरफेरेंस क्या होता है उसको समझिए। देयर आर द टू लाइट वेव्स व्हिच कैन बी इंटरफेरेंस्ड, मतलब सुपर इम्पोज्ड टू ईच अदर, overlapped to each other, overimposed to each other. That is the called as principle of superposition. क्या कहलाएगा ये? Principle of superposition कहलाएगा। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पर जो ओमेगा टी है वो इनिशियल फेज है, उसके बाद में ओमेगा टी प्लस फाई लिया, that is the phase difference. ओमेगा टी माइनस फाई लिया, that is also phase difference. तो you can describe the order of phase difference. मेरे पास जो इनिशियल फेज है वो ओमेगा टी है, आपके पास जो फाइनल फेज है ओमेगा टी प्लस माइनस फाई है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अकर्स? सर फाई, और फाई यहाँ पे क्या कहलाएगा? फेज डिफरेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फाई फेज डिफरेंस कहलाएगा। ठीक है, चलो डिस्क्रिप्शन अबाउट द सुपरपोजिशन। ठीक है, देखिए एक वेव डिस्क्राइब करते हैं जिसका एम्पलीट्यूड ओनली स्मॉल a1 है, जिसका एम्पलीट्यूड ओनली स्मॉल a1 है। अगेन सेकेंड वेव डिस्क्राइब करते हैं, ये हो गया 0, ये हो गया t/2 और ये हो गया t। इसका डिस्क्रिप्शन हो जाएगा a2 के साथ, इसका डिस्क्रिप्शन हो जाएगा a2 के साथ। क्या दोनों वेव सेम डायरेक्शन में चल रही है? यस। अगर दोनों वेव सेम डायरेक्शन में चल रही है तो वी कैन डिफाइन y बराबर डिस्प्लेसमेंट a1 प्लस a2। क्लियर? इसका मतलब ये हो गया मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। क्या हो गया बेटा? y बराबर a1 प्लस a2, मतलब ये आप इसको एडिशन ऑर्डर पे ले रहे हैं तो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे है, बिकॉज इट हैव द कंडीशन ऑफ जीरो फेज डिफरेंस। क्लियर? और जीरो फेज डिफरेंस इसलिए डिस्क्राइब किया गया है क्योंकि ये दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रही है। तो अभी थोड़ी देर बाद आपको जब इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स पढ़ाया जाएगा तो उसमें ये समझाया जाएगा कि इंटरफेरेंस के बेस पर आप डिस्प्लेसमेंट a1 प्लस a2 को डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, यहां पर कोई ऑर्डर नहीं है, अभी फेज डिफरेंस का कोई ऑर्डर नहीं, यहां पे मैंने फेज डिफरेंस डिस्क्राइब नहीं किया है। क्लियर? अगर मैं इसको बोलता हूं कि एक लाइट वेव के साथ दूसरी लाइट वेव सुपर इंपोज्ड हो रही है तो यहां पर क्या हो रहा है? कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का जो मीनिंग है वो आप ऐसे समझिए कि एक रूम में अगर एक लाइट जल रही है, क्लियर, और सेम डिटो एकदम एक्यूरेटली 100% सेम दूसरी लाइट लगा दी जाए तो लाइट इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? जस्ट डबल हो जाएगी। डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? यहाँ पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो जाएगा a बराबर a1 प्लस a2। क्लियर? अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो y बराबर y1 प्लस y2 आप बोलेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है, ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का फंक्शन है। ओके, चलो एक डिस्कशन ये होता है फिनिश यहाँ पे। उसके बाद जो सेकेंड पार्ट है उसमें मैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लूंगा। क्या लूंगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसका मीनिंग क्या है उसको भी समझ लीजिए। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का जो मीनिंग है उसको आप अच्छे से समझिए। पहले तो वेव अच्छे से बनाए। ये आपने एक वेव फॉर्म बनाई है जिसका एम्पलीट्यूड a1 है। अब अपोजिट फेज में एक वेव बनाई है आपने, ये अपोजिट फेज में एक वेव है
जिसका एम्पलीट्यूड A2 है। तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट y बराबर हो जाएगा y1 माइनस y। यहां पर जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऐड ऑन हुआ है वो एक ही डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन की वजह से हुआ है, राइट डायरेक्शन। यहां पे सब्ट्रैक्ट हुआ है वो इसके कारण, दोनों लाइट्स वेव जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। अच्छा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड A बराबर क्या होगा? A2 माइनस A1 होगा। अगर A1 ज्यादा है तो अपन A1 माइनस A2 लेंगे, अगर A2 ज्यादा है तो फिर A2 माइनस A1 लेंगे। क्लियर? इसे बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव का मतलब क्या होता है? देखिए, अगर इस रूम में एक हैलोजन लगा दिया है जो 500 वाट की है और एक 200 वाट का सेपरेट बल्ब लगा दिया जाए, हैलोजन अलग होता है, बल्ब अलग होता है, बोथ वेव्स आर डिफरेंट। क्लियर? तो बताइए, इस रूम के अंदर जो लाइट इंटेंसिटी मिलेगी वो आपको क्लियरिटी मिलेगी या फिर धुंधली मिलेगी? ऑब्वियसली धुंधली मिलेगी। इसका रीजन है कि एक वेवफॉर्म रिगार्डिंग टू द 200 वाट बल्ब, अनदर वेवफॉर्म रिगार्डिंग टू द हैलोजन लाइट बल्ब। ठीक है? तो इसका मीनिंग, सिंपल जो ऑर्डर मीनिंग निकल के आ रहा है वो यही है कि देयर आर द बोथ लाइट वेव आर डिफरेंट ऑर्डर। क्लियर? तो इसे बोलते हैं द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस y फंक्शन इज y1 माइनस y2 वेयर द कंस्ट्रक्टिव ऑर्डर में y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। ठीक है? तो ये थ्योरी ऑफ सुपरपोजिशन यहां पे खत्म होता है और मैं आपको ऑलरेडी बोल रहा हूं कि 11th क्लास की कॉपी से आप पहले देख लीजिए कि वास्तव में आपने पहले क्या पढ़ा और अब क्या पढ़ा, सेम है सब कुछ। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव एंड इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स डेफिनेटली आर कॉमन पॉइंट। अब यहां पे जो टॉपिक है उसके अंदर है इंपॉर्टेंट कोहेरेंट सोर्स। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कोहेरेंट सोर्स। सॉरी, वो बार बार कंस्ट्रक्टेड डिस्ट्रक्टेड निकल रहा है। कोहेरेंट सोर्स, कोहेरेंट सोर्स का मतलब होता है जुड़वा बच्चे। क्या होता है? जुड़वा बच्चे। चिंकी एंड मिंकी आप जानते होंगे अच्छी तरह। चिंकी एंड मिंकी कौन है? देखो, कोहेरेंट सोर्स का मतलब है टू सोर्स आर सिमिलर। क्लियर? जिस प्रकार आपको चिंकी और मिंकी सिमिलर दिखाई देती है, क्लियर? तो बोथ आर इट्स कोहेरेंट सोर्स। क्या है बताइए? कोहेरेंट सोर्स है। ठीक है? तो इसको रिमूव कर देते हैं। ये एक फन टॉपिक हो गया। टू सोर्स आर सिमिलर, तो किस ऑर्डर पे सिमिलर हो सकते हैं? इक्वल डिस्प्लेसमेंट लेवल ऑफ लाइट, इक्वल फ्रीक्वेंसी, इक्वल एम्पलीट्यूड। वैसे जनरली ये कोई मेंशन नहीं है कि एम्पलीट्यूड कॉमन हो, एम्पलीट्यूड आर मे बी डिफरेंट। ठीक है? तो इक्वल एम्पलीट्यूड और मे बी ये कॉमन पॉइंट नहीं है आपका। कोहेरेंट सोर्स का एम्पलीट्यूड इक्वल हो, दैट इज मे बी इक्वल, इक्वल और नॉट इक्वल दोनों है। फ्रीक्वेंसी है तो वेवलेंथ इक्वल होगी। ठीक है? चलो, अब कोहेरेंट सोर्स को ऐसे समझिए कि जैसे मान लो यहां सामने इस रूम के अंदर आपने बहुत सारी लाइट्स को इकट्ठा करके एक लैंप का निर्माण किया। एलईडी जानते हो आप? एलईडी लाइट के अंदर क्या होता है बेटा? बहुत सारी लाइट्स होती है और वो एलईडी लाइट्स एक बॉक्स में पैक कर दी जाती है, तो वो एलईडी टॉर्च का निर्माण करती है। क्लियर? तो यहां पर ये समझिए आप सबसे पहले कि अंदर अगर हम ओपन करते हैं टॉर्च को, तो टॉर्च के अंदर नंबर ऑफ 10 एलईडी लगी हुई है। क्या लगी हुई है? नंबर ऑफ 10 एलईडी दैट्स हैव कॉमन कॉन्फ़िगरेशन, दैट्स हैव
common configuration regarding to the output of his lights that can be described in order of equal light out by all LED. अगर सभी एलईडी द्वारा निष्कासित जो लाइट्स है वो क्या है, इक्वल है, इसका मतलब ऑल एलईडी आर कोहेरेंट. ऑल एलईडी आर कोहेरेंट. सभी एलईडी क्या है बेटा, कोहेरेंट है. क्योंकि आपने जो लाइट ली है वो टॉर्च के बिहार पर आती है, लेकिन यहां पे नंबर ऑफ 10 एलईडी क्या लगी हुई, यहां पे 10 LEDs लगी हुई है. All LEDs have the equal function. All LEDs have same function. All LEDs are equal output lights. तो ऑब्वियसली मेरी नजर में वो सभी एलईडी क्या होगी बेटा, कोहेरेंट होंगे. क्लियर. अब कोहेरेंट एक सोर्स है, कोहेरेंट सोर्सेस भी कंस्ट्रक्ट किए जा सकते हैं. जैसे मान लो यहां पर कोई बल्ब है, क्या है बेटा, बल्ब, जिसे बोलते हैं लाइट सोर्स. क्लियर. इट कैन बी डिस्क्राइब टू टाइप ऑफ कोहेरेंट सोर्स बाय डिवाइड टू वेव फ्रंट एंड बाय डिवाइड टू एम्पलीट्यूड. क्लियर. दो कोहेरेंट सोर्स का एक कोहेरेंट एक सोर्स है, ओनली एक लाइट सोर्स है, दो कोहेरेंट सोर्स का कंस्ट्रक्शन इजीली हो जाता है. क्लियर. तो ये हो जाएगा आपका डिवाइड टू वेव फ्रंट एंड डिवाइड टू एम्पलीट्यूड. ठीक है. यहां पे डिवाइड टू वेव फ्रंट का मतलब है डिवाइड टू वेव पल्स. ठीक है. तो ये कोहेरेंट सोर्स का यहां पे कंस्ट्रक्शन होता है. अब व्हाट इज द नीड ऑफ कोहेरेंट ऑफ लाइट सोर्स, उसका मीनिंग क्या है वो भी देखिए. भाई टू सोर्सेज आर सिमिलर, इक्वल डिस्प्लेसमेंट ऑफ लाइट वेव, इक्वल फ्रीक्वेंसीज. क्लियर. तो अभी मैंने एक लाइट सोर्स से दो लाइट सोर्स बनाने का प्रोसेस बताया. 3 लाइट सोर्स बन सकते हैं, 4 बन सकते हैं. अगर वो सभी इक्वल है तो यू कैन से दैट द ऑल लाइट सोर्स बिलोंग्स टू द कोहेरेंट. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया चिंकी और मिंकी का. क्लियर. अब चिंकी और मिंकी दोनों को अगर आप देखते हो वीडियो के अंदर तो दोनों सेम दिखाई देती है. क्लियर. इसका मतलब क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट वेव ऑफ लाइट इक्वल है, फ्रीक्वेंसी इक्वल है, वेव लाइट इक्वल है, एम्पलीट्यूड इक्वल है. क्लियर. तो इसका मतलब वो दोनों एग्जांपल हो सकते हैं, एक ही लाइट सोर्स है आउटपुट, कोहेरेंट सोर्स. ठीक है. तो ये टॉपिक है आपका कोहेरेंट सोर्स का. कोहेरेंट सोर्स का मतलब होता है बोथ आर द कॉमन सोर्सेस. क्लियर. आपने देखा होगा कि 2 स्पीकर आपके घर में लगे हुए हैं, लेफ्ट और राइट. इट इज कनेक्टेड विद वूफर एंड बोथ स्पीकर्स आर प्रोवाइड टू इक्वल साउंड. बताइए गाना अच्छा सुनाई देगा या बुरा सुनाई देगा, गाना और अच्छा सुनाई देगा. इसका मतलब है वी कैन डिस्क्राइब द इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव. एक रूम में 2 इक्वल लाइट लगी हुई है, दोनों एक ही क्वालिटी की, एक ही रेटिंग की, एक ही वोल्टेज की है, एक ही पावर की है. ठीक है. दोनों को आप जलाइए, पहले एक को बंद कीजिए, एक को चालू रखिए. लाइट थोड़ी कम लगेगी, दूसरे को फिर चालू कीजिए, लाइट और ज्यादा लगेगी. दैट इज द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा टुमारो क्लास में. ठीक है बेटा. अब नेक्स्ट टॉपिक आपका स्टार्ट होगा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव. मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव एज वेल एज कॉपी फ्रॉम 11th क्लास इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव. इसीलिए मैंने बोला है कि आप 11th क्लास की कॉपी को आज ही ओपन कर लीजिए और उसमें एक टॉपिक दिया हुआ है इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स, उसको अच्छे से पढ़ लीजिए. डिस्क्रिप्शन ऑफ वेव्स, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव्स, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव्स, फेज ऑफ वेव्स, इसको आप अच्छे से पढ़िए. अगर आपने आज वो पढ़ लिया तो कल इंटरफेरेंस आपको डेफिनेटली अच्छा समझ में आएगा. क्लियर. और जो भी स्टूडेंट टाइम पास कर रहे हैं रिगार्डिंग टू द ऑनलाइन लेक्चर, ठीक है, तो उन स्टूडेंट की
पास होने की गारंटी मैं तभी दे सकता हूं जब वो डेली ऑनलाइन लेक्चर देखेंगे, डेली के डेली नोट्स अप टू डेट रखेंगे और डेली का डेली स्टडी करेंगे। मैं तभी उनकी गारंटी दे सकता हूं। ठीक है बेटा? क्योंकि कल मैंने जो ऑनलाइन टेस्ट लिया था 40% क्लास ने वो टेस्ट दिया है। 40%, सोचने वाली बात है। जहां 40% स्टूडेंट टॉप करते हैं क्लास के अंदर, वहां पे केवल 40% स्टूडेंट ही टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। माना कि शादी है, समारोह है, घूमना है, फिरना है, वो सब अपनी जगह है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी पे क्या होना चाहिए? स्टडी होनी चाहिए। ओके बेटा, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।